हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अनाया को गए हुए करीबन 2 दिन हो चुके थे और आज अनाया की कंपटीशन थी। सुबह से ही सारी तैयारियों में आश्रम में लोग लगे हुए थे। अनाया जो है काफ़ी अच्छे से रेडी होकर अपने ट्रेनिंग वाले कपड़े पहने हुई थी और अपने गुरु के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। मास्टर, क्या आप रेडी हैं? वो मास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल, चलो देखते हैं। जी मास्टर। वो झुककर जैसे फाइटिंग स्टाइल में जैसे सामने वाले को नमस्ते की जाती है वैसे करती है। उसके बाद जो है दोनों मास्टर और स्टूडेंट आमने सामने खड़े हो जाते हैं। पहले जो है पहला वार मास्टर इशारा करते हैं अनाया को करने के लिए। अनाया पहले तलवारबाजी होती है तो वहाँ पे एक तलवार रखी हुई थी। मास्टर के हाथों में भी एक तलवार थी। अनाया अपनी तलवार उठाती है और उठाकर मास्टर की ओर करते हुए कहती है, क्या इसमें कोई रूल्स हैं? मास्टर कहते हैं, नो रूल्स। तुम्हें जितनी भी ताकत यूज़ करनी है, जितने भी पावर्स यूज़ करनी है तुम करो, कोई रोक टोक नहीं है। तो अनाया कहती है, जी मास्टर। उसके बाद जो है अनाया पहला वार करती है और वो वार मास्टर रोक लेते हैं, लेकिन उसकी ताकत को देखकर वो समझ जाते हैं। वार काफ़ी तेज़ी से की गई थी और उसमें पावर भी बहुत ज़्यादा थी, फोर्स। मास्टर उस तलवार को साइड करते हैं, उसके बाद जो है अपना वार करते हैं, लेकिन अनाया उस वार को तलवार के जरिए साइड कर देती है। ये देखकर मास्टर के चेहरे पर मुस्कान आती है और कहती है, वाह नाइस, क्या बात है मास्टर, आज आप भी इंग्लिश में जवाब दे रहे हो। वो मास्टर हंसते हुए कहते हैं, क्या करें, हम भी तो इस दुनिया में हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट वार की जाती है मास्टर की तरफ से। अनाया इस बार भी रोक देती है। स्पीड बढ़ती है और तलवार की स्पीड भी बढ़ाई जाती है और दोनों की तरफ, एक तरफ वार की जाती है, दूसरी तरफ उसको रोकी जाती है। तेज़ी बढ़ती जा रही थी, दोनों के बीच काफ़ी तेज़ी से फाइट हो रही थी। उसके बाद जो है अनाया एक आखिरी वार करती है जिससे मास्टर की तलवार जो है कट जाती है बीच से। वो तलवार को मास्टर साइड में फेंकते हैं और कहते हैं, चलो आ जाओ। उसके बाद जो है अनाया भी अपनी तलवार को फेंक देती है। उसके बाद दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है पूरी फोर्स के साथ। अनाया मास्टर के शोल्डर पर वार करती है, मास्टर उसको चकमा दे देते हैं। अनाया एक बार फिर से उनके दूसरे शोल्डर पर वार करती है, मास्टर इस बार भी चकमा दे चुके थे। अनाया देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ओके मास्टर। ये बोलते हुए अनाया खुद को तैयार करती है। दिखा तो ऐसे रही थी जैसे मानो को कि वो हाथों से वार करने वाली हो, लेकिन वो हाथ दिखाते हुए पैरों से वार करती है जो सीधा जाकर मास्टर के बैक पे लगता है, वो भी लेफ्ट साइड। मास्टर के बैक पे लगते ही वो एक तरफ झुक जाते हैं, अनाया की तरफ देखते हैं और फिर उठते हुए वो अनाया पर अपना वार करते हैं। उनका वार इतनी पावरफुल थी कि जैसे ही अनाया ने उनके हाथों को रोका, मानो एक झटका सा लगा हो। लेकिन वो रुकती नहीं है, जस्ट उसी हाथ पे अपने दूसरे हाथ से वार करती है। वो हाथ जैसे मानो कि टूटने ही वाला था। मास्टर को इतना तेज दर्द का एहसास होता है क्योंकि अनाया ने दूसरे हाथ से 2 उंगलियों से उनके हाथों को वार करती है। वो एक नस पे वार करती है जिससे वहाँ की नस जो है ब्लॉक हो जाती है। मास्टर अपने हाथों को झटकते हुए उसको सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। वो अपने दूसरे हाथ को उठाते हैं और सेम उसी जगह पे वार करते हैं जिससे वो नस एक बार फिर से खुल जाती है और उनका हाथ भी सही से काम करता है। ये देखकर वो तुरंत अनाया की तरफ बढ़ते हैं और एक वार करते हैं जो कि जाकर अनाया के एक लेफ्ट साइड में बाजू पे लगता है। वो भी लगता नहीं, हल्का सा टच करता है क्योंकि अनाया ने दूसरे हाथ से उनके वार को रोक लिया था। मास्टर जितनी फोर्स के साथ उसको वार किए थे, वो हाथ रोकते हुए भी उस वार को झेल नहीं पाता। कुछ ही सेकंड में वो हाथ छोड़ देती है। ये देखकर अनाया मन ही मन कहती है, बाप रे,
मास्टर तो काफ़ी ताकतवर है, लेकिन फिर भी मैं आज बिना जीते हार नहीं मानने वाली। ये बोलते हुए अनाया अपने पैरों से दबाव बनाते हुए एक छलांग लगाती है और मास्टर से थोड़ी सी ऊंचाई पे चली जाती है। उसके बाद नीचे आते हुए जस्ट उनके शोल्डर पे वार करती है। उस वार को रोकने का टाइम तक नहीं मिलता मास्टर को। एक ऐसा मानो जैसे 1 से 2 सेकंड के अंदर ये वार हो चुका था। मास्टर का कंधा जो है एक साइड हल्का सा झुक गया था, लेकिन फिर भी मास्टर वो हार नहीं मानते। अपने कंधे को इधर उधर करके सही करते हैं। उस कंधे से एक क्रैक क्रैक की आवाज़ आती है। उसके बाद वो कंधा सही हो जाता है। उसके बाद उसी कंधे जो लेफ्ट साइड थी उसी हाथ से वो अनाया पे वार करते हैं। अनाया कुछ कदम पीछे चली जाती है। यूँ कहें कि वो गिरते गिरते बचती है। वो वार काफ़ी फोर्सफुली की गई थी, लेकिन इसका एहसास अनाया को हो या ना हो, लेकिन आकृति को ज़रूर हो जाता है। आकृति इस वक्त वो मंदिर में थी, भगवान के सामने दिया जलाते हुए अनाया के पास जाने की तैयारियां कर रही थी। लेकिन तभी तभी आकृति की पेट में दर्द की तेज लहर दौड़ जाती है, जैसे मानो पूरा उसका बॉडी झंझना सा गया हो। उधर अनाया रुकती नहीं, वो तुरंत सीधी होती है और जाकर मास्टर पे वार करती है। जस्ट उनके पैरों पर, थाइस पे बोल सकते हैं, थाइस पर। ये वार होते ही मास्टर का मानो पैर शून्य सा पड़ जाता है, क्योंकि इस वार में अनाया का पंचभूतों का पावर था। पंचभूत पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंचभूतों का आवाहन करते हुए वो मास्टर पे वार किया था। ये देखकर मास्टर चौंक जाते हैं और कहते हैं, तुमने पंचभूत का वार? अनाया हंसते हुए कहती है, क्या करें मास्टर, आपने रूल्स ही नहीं बनाया। आपने बोला मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। हाँ ठीक है। मास्टर उठते हुए हालांकि वो लड़खड़ा रहे थे, वो पैर उनका सही से काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते। वो तुरंत अनाया पर जाते हैं और अपने लेफ्ट हैंड से इतनी जोरदार पावरफुल वार करते हैं। अनाया के सामने एक शील्ड जैसे मानो कवच खड़ी हो जाती है। वो कोई और नहीं, वो आकृति की पावर्स थी, वो शक्तियाँ थी। जैसे ही आकृति की पेट में दर्द की लहर दौड़ी थी, आकृति समझ जाती है कि वहाँ पर कंपटीशन जो है स्टार्ट हो चुकी थी। आकृति अपने आप को सही करने की कोशिश करती है। हालांकि पेन तो हो रहा था, लेकिन फिर भी वो मंदिर में अच्छे से साधना की स्थिति में बैठ जाती है और बैठते हुए अपनी आंखें बंद करके कुछ करने लगती है। कह सकते हैं कि वो मंत्र वगैरह कुछ तो कर रही थी, जो उसकी बॉडी से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और उसको चारों तरफ से कवर कर लेती है। और उन रोशनी में से एक रोशनी बाहर आती है और वहाँ से गायब हो जाती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि वो रोशनी एक जगह से आते हुए डायरेक्ट अनाया के सामने जो है शील्ड बन जाती है, एक कवच बन जाती है। और जैसे ही मास्टर ने उस पर वार किया था, मानो उनका हाथ ही इतना ज़्यादा घायल हो चुका था। वो कवच काफ़ी पावरफुल था। मास्टर जब ये देखते हैं कि उनके हाथों को ही उल्टा लग गया है और अनाया तक उनका हाथ पहुंच ही नहीं पाया, तो चौंक जाते हैं। क्या ये सब? अनाया कहती है, क्या मतलब ये तुम्हारे आगे कुछ है क्या? वो फिर से उसी हाथ से वार करते हैं, लेकिन फिर से वो वार जो है रुक जाती है, उल्टा उनके हाथ को और भी ज़्यादा घायल कर देती है। अनाया जब ये देखती है तो वो भी चौंक जाती है। अपने आगे हाथ को ले जाकर देखते हुए कहती है, यहाँ पे कुछ है क्या? कुछ नहीं, कुछ था ही नहीं। उसका हाथ आर पार हो जाता है। जो है मास्टर जी एक बार फिर से वार करने की कोशिश करते हैं अपने दूसरे हाथ से। पहले उनका एक पैर डैमेज था, ऊपर से ये हाथ भी। वो अपने दूसरे हाथ से वार करने की कोशिश करते हैं दूसरी साइड से, लेकिन वहाँ पर भी सेम वो नहीं कर पाते हैं। अनया देख कर कन्फ्यूज थी, लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं है। वो अगला वार वो खुद करती है, जो कि सीधे मास्टर के दूसरे शोल्डर पर लगती है और वो मास्टर लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर गिर जाते हैं और कहते हैं, कोई पावर है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है।
अनाया जब ये सुनती है तो चौंक जाती है और कहती है कि क्या मतलब? हाँ, मैंने महसूस किया है, यहाँ पे कोई तो अदृश्य शक्ति है जो तुम पर वार करने से रोक रही है। ये यूँ कहूँ कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। मास्टर नज़रें घुमाते हैं और गुरु की तरफ देखते हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने का शिक्षा दिया था अनाया को। वो उधर देखते हैं और कहते हैं, अब आपकी बारी। गुरुदेव हम सिर लाते हैं और अनाया के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और आते हुए कहते हैं, अब यहाँ पे तुम्हारे पंचभूतों का परीक्षण होगी और साथ ही साधना में तुमने कितनी हद तक शक्तियों को जागृत किया। अनाया हम सिर लाती है, अपने गुरु को प्रणाम करती है। उसके बाद जो है इनकी पंचभूतों की परीक्षण स्टार्ट हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं, एक काम करो, पहला वार तुम करो। अनाया हम सिर लाती है। उसके बाद जो है वो अपनी पृथ्वी तत्व को जागृत करते हुए उन पर वार करती है। उसके बाद गुरुदेव जो है वायु तत्व से उसका वार करते हैं, लेकिन वायु और पृथ्वी का जो टकराव होता है ना, एक विस्फोट हो जाता है वहाँ पे। यानी कि हवा और मिट्टी का जब टकराव होता है तो वहाँ पे एक विस्फोट हो जाता है और मिट्टी चारों तरफ फैल जाती है। लोग वहाँ पे जो खड़े थे आसपास, उस आश्रम के स्टूडेंट शिष्य जितने भी थे, वो सभी जो है अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये देखकर अनाया तुरंत अपने अग्नि तत्व को जागृत करती है और गुरुदेव की तरफ छोड़ती है। वहाँ पे वो जल तत्व को करते हैं और दोनों में बहुत ही ज़्यादा तेज रोशनी प्रकट होती है। आग और पानी जब मिलते हैं तो जाहिर सी बात है आग को ही बुझनी है। तो अनाया की जो अग्नि तत्व थी वो बुझ जाती है, शांत हो जाती है। गुरु कहते हैं, आगे बढ़ो। अनाया जो है इस बार जो है अपने पंचभूतों को एकत्रित करती है और आकाश तत्व को एक साथ जागृत कर लेती है। आकाश जो है बहुत शांत रहता है, उसका युद्ध में कोई काम नहीं होता, लेकिन हाँ वो चारों तत्वों का एक जो है प्रमुख माना जाता है। अगर वो चारों मिल जाए और आकाश के साथ मिलकर किसी पर वार करें तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस माना जाएगा। और ऐसे ही करती है अनाया। और जब ये करती है ना तो गुरु जो थे वो उसको रोक नहीं पाते हैं और एक झटका सी लगती है और वो कुछ कदम पीछे चले जाता है। हालांकि अनाया की पावर्स उसने जो यूज़ किया था वो कंट्रोल करके किया था, बस उतना ही जितना वो उसके गुरु जो है सह सके। उसके बाद गुरुजी कहते हैं, बहुत अच्छे, तुमने इन पांचों को एक साथ कंट्रोल करने की जो कला है वो तुमने अच्छे से सीख लिया है, बहुत बढ़िया। उसके बाद गुरु अपने आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करते हैं और करते हुए वो अनाया की तरफ अपनी शक्तियों को भेजते हैं। अनाया भी ज़्यादा वेट नहीं करती, अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ अपने चक्र को भी जागृत करती है और गुरु की तरफ भेजती है। इन दोनों का परीक्षण जो है हो जाती है। इसे बताया जा सकता है कि अनाया ने इस परीक्षण में पूरे अव्वल नंबर से कह सकते हैं टॉप किया है अपने दोनों मास्टर और गुरु की परीक्षा में। दोनों काफ़ी खुश थे अनाया की इस चीज़ से। अब देखना ये है कि ये पवित्र शक्तियाँ काली शक्तियों को हरा पाएगी या नहीं, वो तो अब वक्त बताएगी। हालांकि अपनी सारी परीक्षा में वो पास हो जाती है। कई बार अनाया भी लड़खड़ाई तो थी, लेकिन खुद को संभाल लेती है और उसको संभालने के लिए उसके पीछे उसकी वाइफ, उसकी धर्मपत्नी, उसकी शक्ति, उसकी कवच खड़ी तो थी। हाँ, आकृति यहाँ पर आ चुकी थी और अनाया के पीछे ही खड़ी थी और ये सारे नज़ारे को देख रही थी। तभी मास्टर खड़े होते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम जीते और हमारे परीक्षा में भी पास हो चुके हो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन हाँ, मैं अब भी बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पीछे कोई शक्ति है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। अनाया ये सुनती है, थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन फिर भी वो कहती है, जी मास्टर, मैं इसके बारे में पता करूँगी। पता कर लेना, अगर ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है तो ठीक है, और नहीं तो कोई खतरा हो तो इससे बचना भी है। अनाया हामी सिर लाती है, दोनों गुरु को झुक कर प्रणाम करती है। प्रणाम करने के बाद वो कहती है, तो मैं जा सकती हूँ यहाँ से? दोनों जो है हामी सिर लाते हैं, लेकिन जाने से पहले जो गुरु थे वो अपने शिष्य से कुछ बोलते हैं। वो करीबन 2 मिनट बाद आता है, उसके हाथ में कुछ था
गुरु वो अनाया की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, ये लो, वक्त आने पर तुम्हारा काम आएगा, पर याद रहे इसका यूज़ सिर्फ एक बार ही कर सकते हो, एक बार से ज़्यादा नहीं। अनाया उसे खोलती है और देखती है, वहाँ पे एक छोटा सा कटार था, लेकिन हाँ काफ़ी चमक रहा था। गुरु कहते हैं, इसका यूज़ तुम सिर्फ एक बार कर सकती हो। अनाया कहती है, लेकिन गुरुदेव मैं इसका यूज़ कैसे करूँगी? गुरु कहते हैं, जब काली शक्तियाँ तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाएं और तुम्हें कोई और रास्ता नजर ना आए बचने का, तब जाकर तुम इसका यूज़ करना। ये तुम्हारा आखिरी वार होना चाहिए, इसीलिए सोच समझ कर इसका यूज़ करना। एक बार ये चला गया तो वापस नहीं आएगा। अनया हाँ में सिर लाती है और उसे अपने पास रख लेती है। गुरु कहते हैं, ऐसे नहीं, अगर तुम ऐसे रखोगे तो ये किसी के हाथ भी लग सकते हैं। हालांकि इसे काली शक्तियाँ नहीं छू सकती, लेकिन इंसान तो छू सकता है। गुरुदेव उसको एक मंत्र बताते हैं, उस मंत्र के जरिए उस कटार को वो अपने अंदर समाहित कर लेती है और फिर वहाँ से जाने की परमिशन मांगती है। दोनों गुरु ने उसको परमिशन देते हैं और वो और रिया वहाँ से निकल जाते हैं। फाइनली अनाया की पूरी ट्रेनिंग की जर्नी जो थी कंप्लीट हो जाती है। आकृति ये देखती है और फिर वो भी वहाँ से लौट जाती है। अनाया रिया से कहती है, धी अब आगे का क्या? रिया कहती है, चलो घर, सब पता चल जाएगा। ठीक है दी, वैसे भी हमें बनारस जानी है। बनारस? रिया पूछती है, हाँ वो लोग बनारस में हैं। रिया चौंक जाती है और कहती है, तो तुम्हें कैसे मालूम? अनया स्माइल करते हुए कहती है, मैं गई थी ना। अच्छा, कब गई? कल नहीं, 2 दिन पहले। ओके, तो गुरु ने तुम्हें पहले बता दिया था नहीं? हाँ, उस दिन हम दोनों को बुलाया था ना, उसी दिन। ओके, चलो बढ़िया है, तो फिर हमें बनारस जानी है। जी ठीक है। वो दोनों बातें करते हुए ऐसे ही निकल जाते हैं। वहाँ पे आकृति जब अपने घर पहुँचती है तो बहुत खुश थी, आखिर उसका पार्टनर जो आ रहा था। खुशी के मारे वो मंदिर से बाहर आती है और आते हुए हॉल में जाती है तो दिखती है वहाँ पे अनाया की मम्मी, अनाया की दादी बैठे हुए थे, उसकी मम्मी भी थी। तीनों जो है आपस में बातें कर रहे थे। हालांकि मम्मी के चेहरे पर वो खुशी, वो जो था पहले, वो नज़र नहीं आता है। खैर, आकृति ये सारी चीज़ें जानती थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वो जाती है, वहाँ जाकर कहती है, वो वापस लौट रहे हैं। ये सुनते ही अनाया की मम्मी उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या? वो लोग आ रहे हैं? क्या सच में? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। दादी माँ खुश हो जाती है और कहती हैं, कब आ रहे हैं वो लोग? वो लोग कल तक आ जाएंगे। कल तक? चलो बढ़िया है, सारी तैयारियां भी करनी है। ये बोल तो देती हैं, लेकिन उनकी नज़र जब आकृति की मम्मी पे पड़ती है ना, तो चुप हो जाती है। आकृति की मम्मी कहती है, क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं बेटा, माफ़ करना, हम कोई बात नहीं आंटी। वैसे भी इस घर का दामाद आ रहा है, इतनी तैयारी तो बनती है, आप चिंता मत कीजिए, सारी तैयारियाँ हो जाएंगी। ये बोलकर वो उठती हैं, उठकर वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद अनाया की मम्मी दादी माँ से कहती हैं, माँ जी कोई बात नहीं बेटा, हम क्या कर सकते हैं, उनका भी दर्द दुख हमें ही समझनी है। आखिर ये कोई छोटी बात तो है नहीं। जी जी माँ। आकृति वहाँ पे खड़ी थी, अपनी माँ को जाते हुए देख रही थी। दादी माँ कहती हैं आकृति से, बेटा जी दादी माँ, जाओ जाके तुम भी अपनी तैयारियों में लग जाओ, आखिर इतने समय बाद वो वापस लौट रहा है। जी दादी माँ। ये सुनते ही आकृति वहाँ से चली जाती है। पहले वो अपनी माँ के कमरे में जाती है तो देखती है उसकी माँ वो अलमारी को खोलते हुए कुछ निकाल रही थी। वो वहाँ जाती है और कहती है, माँ आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, अब नैन वापस आ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी बहुत तैयारियाँ तो करनी होगी ना। माँ आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आकृति जो है अपनी मम्मी के गले लग जाती है और कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं पापा को कुछ नहीं होने दूँगी, आपको मुझ पर भरोसा है ना? आकृति की मम्मी अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहती है, हाँ बेटा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम अपने पापा को कुछ नहीं होने दोगी, तो बस आप इतना परेशान मत होइए।
उनको आने दीजिए, हम जल्द ही यहाँ से निकलेंगे। आकृति की मम्मी कुछ नहीं कहती, वो अपने काम में लग जाती है। आकृति भी वहाँ से जाती है, अपने कमरे में जाती है और वहाँ जाकर आसपास देखती है। अब उसको भी तो थोड़ी बहुत चीज़ें तैयारियाँ तो करनी थी। आखिर उसका पार्टनर इतने दिनों बाद, इतनी लंबी ट्रेनिंग के बाद वापस लौट रहा है, थोड़ी बहुत खुद के लिए भी तो कुछ करनी बनती है। वो खुशी, वो चाहत आकृति के चेहरे पे साफ नज़र आ रही थी। वो आईने में खुद को देखते हुए कहती है, फाइनली आप आ रहे हो वापस, मैं बहुत खुश हूँ। ये बोलते हुए जो है आकृति जो है अपना कवर्ड खोलती है, वहाँ पे देखती है अपने लिए कपड़े। वहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े थे, साड़ियाँ भी थी। उनमें से वो सिलेक्ट करने लगती है कल उसको क्या पहननी है। वो बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बहुत। वहाँ पे काफ़ी सारी साड़ियाँ थी, उनमें से एक साड़ी साइड में करती है और कहती है मैं यही पहनने वाली। वो एक हल्की सी लाइट रोज़ कलर की साड़ी थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। हल्की सी डिज़ाइन बनी हुई थी, डिज़ाइनर साड़ी थी। उसको साइड में करती है, उसके चेहरे पे बहुत प्यारी स्मेल थी। उसके बाद उसके सेट के हिसाब से चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ निकाल के रख लेती है, सब। उसको निकालने के बाद एक जगह पे रखती है। वो बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बहुत। कल आना है, सुबह तक आ जाएगी। उसको बहुत सारी तैयारियाँ करनी थी, उनका स्वागत भी करना था, खाना भी बनानी थी। वो यही सब सोचे जा रही थी, उसकी खुशी देखने में बन रही थी। सो गाइस, देखते हैं आगे क्या होता है। अब तो आना है, वापस लौट रही है, तो आगे क्या क्या होगा वो तो आने वाले एपिसोड्स में पता चली जाएगी। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे स्टोरी के साथ। मिलते हैं अगले पार्ट में। हाँ, मुझे पता है कि ये एपिसोड छोटी है, तो मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि आज मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ है।